नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से है, जहां भरूच में रेप के बाद जिंदगी की जंग लड़ रही मासूम की मौत हो गई है। वडोदरा में 8 दिन से उसका इलाज चल रहा था। बच्ची के 2 ऑपरेशन हुए थे, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो पा रहा था। शरीर में संक्रमण बढ़ने के बाद वडोदरा में 2.5 घंटे तक उसका ऑपरेशन करना पड़ा था। दुष्कर्म का आरोप उसके पिता के साथ काम करने वाले मजदूर पर ही लगा था, जो अभी पुलिस हिरासत में है। झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी वडोदरा में पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और आर्थिक सहायता के साथ हर संभव मदद का भरोसा दिया था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट ने पेश किया था, जिसके बाद 7 दिन की रिमांड मिली थी। पुलिस आरोपी के फोन कॉल्स के साथ उसके लोकेशन की भी जानकारी ले रही है। पैरेलली हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन की एक टीम बनाई गई है डीएसपी के अध्यक्षता में, जिसमें 2 पीआई है, टेक्निकल सर्वेलेंस वाले आदमी है और सब इंस्पेक्टर है। ये टीम ये इंश्योर करेगी कि ये बंदा जिसने ये काम किया है उसको सारे एविडेंसेस गैदर किए जाए, एफएसएल को साथ में रख के जगह से एविडेंस कलेक्ट करे, टेक्निकल एविडेंस, दूसरे सारे एविडेंस कलेक्ट करके टाइम लिमिट के अंदर इसको चार्जशीट की जाए। और उसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि स्पेशल पीपी इसमें डेजिग्नेट किया जाए, ताकि स्पेशल पीपी इस केस को प्रायोरिटी पर चला के ऐसे जो एक्यूज है जिसने एक खराब कृत्य किया है उसको जल्द से जल्द बड़ी सजा मिले। और भाविन पटेल हमारे साथ भरूच संवाददाता जुड़ गए हैं। भाविन, जिंदगी और मौत से जूझते जूझते आखिरकार मौत की आगोश में वो मासूम समा गई। अभी क्या अपडेट है? पुलिस कब तक उस आरोपी तक पहुंच पाएगी? जी, पूरा मामला 16 दिसंबर को हुआ था। वहां से जो बच्ची थी, वो बच्ची को जैसे ही पुलिस को पता चला, सिविल अस्पताल में ले गए थे। सिविल अस्पताल से बड़ौदा की जो एसएसजी बड़ी हॉस्पिटल है उसमें भी ले गए थे। वहां उसकी सर्जरी भी हुई थी। पूरे आरोपी का जो विजय कुमार पासवान है, उसको पुलिस ने चंद घंटों में अरेस्ट किया था। फिर उससे पूछताछ की गई थी, रिकंस्ट्रक्शन किया गया। रिकंस्ट्रक्शन में चौंकाने वाली बात भी सामने आई। उसके साथ जो विजय कुमार है, विजय पासवान, उसने आगे भी रेप किया था और 1 महीने बाद दूसरी बार उसने ये कांड किया। फिर उसने जो सलिया उसके गुप्तांगों में डाला, उससे वो लड़की को बहुत लहूलुहान हुई और उनकी हालत बिगड़ गई। उसको एसएसजी हॉस्पिटल में रखा गया और उसकी हालत नाजुक थी और 9 दिन के बाद उसकी मौत हो चुकी है। और अभी कल उसको कोर्ट में विजय कुमार को हाजिर किया गया था और वहां पे उसको 7 दिन का एसआईटी वालों ने रिमांड अभी कोर्ट ने मंजूर किया है। जी चलिए, शुक्रिया भाविन इस अपडेट के लिए आपका। रांची से बड़ी खबर, जहां जेएसएससी सीजीएल से जुड़े मामले को लेकर के बैठक हुई और सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। परीक्षा की निष्पक्षता से जांच के निर्देश सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से दिए गए हैं। सीएम ने सीआईडी जांच के निर्देश दिए हैं। कहा, जांच कर दोषी पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो सीएम ने सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि निष्पक्षता से इस पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि विवाद बढ़ता चला गया। अब सीएम की तरफ से जांच के निर्देश। किसी भी तरह की शंका अगर हो आपको हो, हम जांच कराने को तैयार हैं और हमने जांच का आदेश भी दिया। हमारी सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। कहीं भी कोई गड़बड़ियां होंगी, कहीं भी कोई तथ्य या सबूत मिला तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, न्यायोचित कार्रवाई होगी। ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। संजय, सीआईडी जांच के बाद क्या लगता है कि सब कुछ ठीक हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है। सीएम ने खुद संज्ञान लिया। लगातार मुख्यमंत्री जेएसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा को लेकर गंभीर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि इस मामले में जो भी नियम सम्मत जो कार्रवाई है, छानबीन है, पड़ताल है, जांच है, तमाम चीजें होंगी। और उन्होंने कहा कि कभी नियुक्ति को लेकर, सबसे बड़ी बात सीएम ने कल कही है कि नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार की जो प्रक्रिया लगातार चल रही है, उसके लिए अब हमें ऑनलाइन परीक्षा की जरूरतों को भी देखना होगा। मतलब जैसे जैसे ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसको अगर हम देखेंगे तो शायद वहाँ गड़बड़ियां कम रहेंगी, निष्पक्षता ज्यादा होगी। तो अधिकारियों को इस बात को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस मामले की सीआईडी जांच होगी और सीएम ने कहा है कि इस जांच में
पारदर्शिता रखी जाएगी और सभी जो अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य को ध्यान में रखा जाएगा। मतलब कहीं से भी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, लगातार इस मामले में सियासत भी जारी थी और विपक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि सरकार जो है जेएसएससी सीजीएल के मामले में जो लगातार धांधली और जो पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं उसको लेकर सरकार को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अब नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, पारदर्शिता होगी, अगर कहीं धांधली हुई है तो निष्पक्ष जांच भी होगी। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां चौकीदार बहाली के लिखित परीक्षा का रिजल्ट रद्द हो गया है। चौकीदार नियुक्ति समिति ने इसका फैसला लिया है। दौड़ और शारीरिक जांच की प्रक्रिया नए रिजल्ट के बाद किया जाएगा। तो लिखित परीक्षा का रिजल्ट रद्द किया गया है। चौकीदार बहाली रिजल्ट को लेकर के इस वक्त की ये महत्वपूर्ण खबर है। चौकीदार बहाली की लिखित परीक्षा का रिजल्ट रद्द हुआ है। चौकीदार नियुक्ति समिति ने फैसला ले लिया है। दौड़ और शारीरिक जांच की प्रक्रिया नए रिजल्ट के बाद किया जाएगा। रांची से एक और बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की धमकी देने का मामला अब झारखंड से जुड़ गया है। इस मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया था। जांच में वह देवघर के लालगढ़ निवासी हसीना बीबी के नाम पर पाया गया है। महिला का कहना है कि 2018 में ही उसकी सिम खो गई थी। अब उसी सिम से 7 दिसंबर को मुंबई के वर्ली स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया, जिसमें झारखंड के धनबाद और मुंबई में बम ब्लास्ट करने की चेतावनी दी गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। इस मामले में पूर्व मध्य रेलवे के आरपीएफ आईजी मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने रिपोर्ट तैयार कर झारखंड के पुलिस मुख्यालय को भेजा था, जिसके बाद स्पेशल ब्रांच ने धनबाद और देवघर के पुलिस कप्तान को अलर्ट किया। भुला के लिए सिंह के हाथ में बिजनेस कर रहा है, कुरकुरे के लिए बैठा लिए। गरीब आदमी में को भी कुछ नहीं मिला है सरकारी। ऐसा डर लगता है ये सब काम में होगी, ऐसे डर लगता है। ये सब काम हम लोग देखते हैं। बहुत ही निम्न स्तर के गरीब महिला है जो कि गुजर बसर करने में इसको बहुत कठिनाई और परेशानी से जीवन व्यतीत करता है। ये बीड़ी बना करके अपना गुजर बसर करती है। साथ ही साथ इनका जो है सो सिम कार्ड कहीं खो गया था। इनको इन लोग को जानकारी के अभाव में नहीं दो हम लोग को जानकारी दिया या और कहीं जाकर के ये लोग सिम ब्लॉक करवाया, बंद करवाया, छोड़ दिया, जिसके कारण से कहीं इनका सिम जो है सो मिसयूज हो रहा है। इनमें इनका किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है। मनीष दुबे हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। मनीष, कौन है महिला जिसके नाम पर सिम रजिस्टर्ड है? पुलिस को क्या क्लू अब तक मिल पाए हैं? देखिए, ये बताया जा रहा है कि मधुपुर के लालगढ़ निवासी हैं ये हसीना बीबी, जिनका ये बता रही है कि ये सिम जो है इनका खो गया था, जिसके द्वारा अभी जो जांच चल रही है उसमें ये पाया गया कि ये सिम इनके ही नाम से है। हालांकि अभी जांच पड़ताल की जा रही है और इसके बाद जो पीड़ित परिवार हैं वो कह रहे हैं कि किसी तरह के भी जांच अनुसंधान में ये पूरी तरह से जो भी एजेंसीज होंगे उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। वहाँ के जो मुखिया हैं वो भी जो है पंचायत के 12 पंचायत में पड़ता है। 12 पंचायत के मुखिया मिंटू शेख ने भी बताया है कि काफी दिनों से इन परिवार को जान रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि काफी गरीब परिवार से ये लोग आते हैं, बीड़ी बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और इनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि सिम खो गया था बहुत पहले ही, जिस सिम से ये जांच में आया है कि इससे ये सूचना दी गई थी। हालांकि जो परिवार है वो बार बार ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह के जांच एजेंसी से सहयोग जो चाहिए उनको वो देने के लिए तैयार है। जी चलिए, शुक्रिया मनीष इस अपडेट के लिए आपका। राज्य में राजस्व की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बकाया राशि अब तक नहीं दिया गया है। इसके बावजूद राज्य सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर कटिबद्ध है। 28 दिसंबर महिलाओं के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। आज जो झारखंड की परिस्थिति है, 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार दबाकर बैठी हुई है, परंतु हम अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटने वाले। हम जुमलेबाज लोग नहीं हैं। हमने जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। 2500 रुपये हर मैया के खाता में आएगा, ये वादा था और ये वादा पूरा हो रहा है। 28 तारीख को मैया के खाते में 55 लाख से ऊपर मैया के खाताओं में वो राशि चली जाएगी। लेकिन आज आवश्यकता है कि हम अपने राजस्व संग्रहण पर जोर दें। कैसे इसको और बढ़ाया जाए, उस पर गहन चिंतन मंथन हो, उस पर कार्रवाई हो और हम लोग वो अचीव कर सकें एक टारगेट जो हम लोगों ने इस बार निर्धारित किया है।
और इस बीच धनबाद से बड़ी खबर है, जहां दो गुटों में बमबाजी और फायरिंग हुई है। सूचना मिलते ही जोगता थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया है। पुलिस ने खोखा, जिंदा कारतूस, बम के अवशेष को जब्त किया है। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो धनबाद से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बमबाजी और फायरिंग की घटना हुई है। मौके पर पुलिस की मौजूदगी है, पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। इसके साथ साथ पुलिस ने खोखा, जिंदा कारतूस, बम के अवशेष को यहां से जब्त किया है। लोग जो भी आसपास के ग्रामीण है, लोहियाबाद रेलवे स्टेशन हो, लोहियाबाद पावर हाउस हो, लोहियाबाद 20 नंबर हो, आसपास जो भी साइडिंग से प्रभावित लोग हैं, हम लोग आज इस अपना बात को लेकर के गाड़ी को रोकें कि 3 से 4 महीना होने को है साइडिंग को चालू हुए। 3 रेक अभी तीसरा रेक आज जाने कल का दिन में तीसरा रेक जाने वाला है। लेकिन ग्रामीणों को नज़रअंदाज करके कंपनी अपना जबरन और ताकत बलपूर्वक 2-4 लोग को खड़ा करके अपना काम कर रही है, ग्रामीण को नज़रअंदाज करके। इसलिए आज हम लोग इस चीज़ को शांतिपूर्ण तरीका से बैठे कि ताकि कंपनी तक हम लोग का बात को पहुंचाया जा सके। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना मांग को पूरा करना चाहते हैं कि जो भी ग्रामीण का मांग है उसको कंपनी सुने और उसको पूरा करे। लोहियाबाद स्टेशन के पास कुछ ग्रामीण लोग लोडिंग का काम में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान वहां पे फायरिंग की घटना के बारे में पता चला है। पुलिस तत्काल वहां पे पहुंचे स्थिति को नियंत्रण किया है और इसमें कांड दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। जो भी इस घटना में संलिप्त हैं उनको किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा। उनकी पहचान करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को सुधरने की चेतावनी देने के बाद विधायक अचानक कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीसी कार्यालय में लगभग 2 घंटे तक रुके। बंद कमरे में डीसी और विधायक के बीच कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन जब सोशल मीडिया पर डीसी और विधायक का फोटो अपलोड हुआ तो सभी के जुबान पर यह आने लगा कि विधायक के तेवर के सामने अधिकारी नरम हो गए हैं। ये बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है गढ़वा। इन्होंने कहा है कि मैं एक विशेष बैठक कर लूंगा, उसमें आपको जहां डाउट है आप वहां प्रश्न करिए, आप एक्सपोज करिए, हम अपने स्तर से कार्रवाई करें। अब आपको जमशेदपुर लेकर चलते हैं, जहां जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। सभी जिलों के खिलाड़ी टूर्नामेंट में शामिल हुए। फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला सरायकेला, खरसावा और बोकारो के बीच हुई। जहां बोकारो की टीम ने जीत हासिल की, वहीं उपविजेता सरायकेला की टीम हुई। फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह के मुख्य अतिथि अर्जुन मुंडा ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया। समझता हूँ कि इस खेल से खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, इसलिए कि खिलाड़ी शहरी क्षेत्र में जो आधारभूत संरचना है उसको देखने, समझने और अच्छे खेल से किस तरीके से वो अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे एक अपने अंदर कमिटमेंट पैदा करते हुए आगे बढ़े। और गुमला से बड़ी खबर, जहां प्लास्टिक दुकान के गोदाम में आग लग गई। चंद मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें देखकर हड़कंप मच गया। लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। घटना के पीछे असामाजिक तत्वों का हाथ बताया जा रहा है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। व्यापार मंडल के प्लास्टिक दुकान के गोदाम में यह भीषण आग लग गई। घंटों कड़ी मशक्कत चलती रही, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। गुमला सदर थाना क्षेत्र के खड़ियापाड़ा स्थित व्यापार मंडल के प्लास्टिक सामग्री दुकान के गोदाम में यह भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग भी आग बुझाने में जुटे, मगर आग की लपटें काफी भीषण थी। लोगों को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। हाथियों के झुंड ने एक बार फिर से रजरप्पा के भुजुंगडी गांव में जमकर उत्पात मचाया है। 1 हफ्ते के अंदर हाथियों के झुंड ने इस गांव में दोबारा जमकर तबाही मचाई है। 10 हाथियों के झुंड ने देर रात्रि गांव में घुसकर सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र का दरवाजा खिड़की को तोड़ा और अंदर रखे चावल, चीनी और दाल भी खा गए। इसके बाद हाथियों के झुंड ने खेत में लगे आलू, प्याज, मटर, टमाटर और जैसी सब्जी के कई फसल को रौंद दिया और उसे भी खा गए। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। हाथियों को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग करते हुए झुंड को क्षेत्र से बाहर खदेड़ने की मांग की है।
चुंडी में पूरा हाथी उत्पात कर रहा है और क्षति नहीं आदमी में जैसे कर रहा है, इसलिए हम लोग तनी एक्शन सरकार को लेना चाहिए। गरीब आदमी हम लोग यहाँ रहते हैं, आंगनबाड़ी था उसको देखिए उजाड़ दिया पूरा, और जो भी है नष्ट। आदमी अगर मान लीजिए रहता क्या होता। हाथी आज रात को यहाँ पर आकर के दरवाजा खिड़की तोड़ करके सामग्री को खा गया है, क्योंकि हम लोग बहुत बार गुहार लगाए हैं कि हम लोग को लाइट का यहाँ व्यवस्था किया जाए। ग्रामीण को सुरक्षा के लिए वन विभाग से भी हम लोग गुहार लगाए हैं, लेकिन वैसा हम लोग को सुविधा नहीं मिला है। हाथियों ने पूरा फसल को बर्बाद किया, जिससे लाखों का नुकसान हो पाया है किसानों का। वन विभाग को हम लोगों ने सूचित किया था, उसके बाद भी वन विभाग के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी नुकसान हो रहा है। हम वन विभाग से मांग करना चाहेंगे कि किसानों को उचित मुआवजा जांच कर और हाथियों को भगाने के लिए फटाखा एवं टॉर्च की व्यवस्था की जाए। गुमला के भरनो प्रखंड में पिछले 4 दिनों से लगातार 18 जंगली हाथियों के झुंड का उत्पात जारी है। जंगली हाथियों ने आधा दर्जन से अधिक घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। करीब 1 दर्जन से अधिक किसानों के फसलों को भी रौंदकर नष्ट कर दिया। जानकारी के मुताबिक बीती रात हाथियों का झुंड भरनो प्रखंड मुख्यालय गुमला रांची मार्ग पर आ गया। इस वजह से पुलिस और वन विभाग ने वाहन परिचालन को रोक दिया। हाथियों के झुंड के रास्ता पार होने के बाद रास्ता खोला गया। वहीं हाथियों के उत्पात को देखते हुए गुमला एसडीओ ने उस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। और मौसम से जुड़ी खबर है, जहां बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का असर देखने को झारखंड में मिल रहा है। रांची के काके का न्यूनतम पारा 9 डिग्री पहुंच गया है। आज राज्य भर में बादल छाए रहेंगे। 25 दिसंबर से बादल छटेगा और न्यूनतम पारा गिरेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, तो लो प्रेशर का झारखंड में असर देखने को मिल रहा है। मौसम में बदलाव है। काके का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है। 25 दिसंबर से बादल छटेगा और न्यूनतम पारा गिरेगा। तो मौसम विभाग ने इस बदलाव को लेकर के अलर्ट जारी किया है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर बना है उसका सीधा असर झारखंड राज्य पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रांची के काके के न्यूनतम पारा की बात करें तो 9 डिग्री पहुंच चुका है। राजधानी रांची में सर्दी का सितम अभी आना बाकी है, लेकिन राजधानी रांची अभी कोहरे के चादर में लिपटी नजर आ रही है और उम्मीद जताई जा रही है, जो कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 25 दिसंबर के बाद न्यूनतम पारा गिरेगा, ठंड बढ़ेगी। लेकिन राजधानी रांची के लोग सुबह सुबह जब घर से बाहर निकलते हैं, कोहरे के बीच निकलते हैं, तो क्या महसूस करते हैं? कोहरा भी है, मौसम भी हल्की धूप है, क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है ना कि 2 दिन पहले। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा को लेकर के पहुंचे। सीधी तस्वीर वहां से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम प्रगति यात्रा का दूसरा दिन केसरिया की तस्वीर है, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हुए। पूर्वी चंपारण में प्रगति यात्रा की सीधी तस्वीर, जहां प्रगति के बारे में लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बता रहे हैं कि बिहार ने कितनी प्रगति की है। लोगों से बातचीत हो रही है, कार्यकर्ताओं को भी बुश किया जा रहा है इस दौरान। और नीतीश कुमार के साथ अधिकारी मंत्रियों की भी मौजूदगी रहती है, लोगों से सीधा संवाद होता है। इसके साथ साथ कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने काफिले के साथ अपनी गाड़ी से बाहर निकल चुके हैं। और देखिए, उनके साथ जो अधिकारी मौजूद होते हैं वो भी पूरे हालात को वहाँ बताते हैं। और देखिए, उनके साथ विजय चौधरी की भी मौजूदगी। विजय चौधरी उनके साथ हमेशा ऐसे यात्राओं के दौरान, ऐसे दौरों के दौरान उनके साथ मौजूद रहते हैं। और क्या क्या काम किए गए हैं अब तक, उस कामों की एक जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेते हैं। और ज़मीनी स्तर पर भी क्या काम हुआ है उसका भी वो जायज़ा लेते हैं। तो एक मौका होता है नीतीश कुमार के लिए भी, जहां देखिए लोगों से बातचीत होती है। इसके साथ साथ फीडबैक भी अधिकारियों से, लोगों से लेते हैं और उस स्थल पर पहुंचकर वहां के विकास कार्यों को भी वो देखते हैं। इसका नाम ही प्रगति यात्रा दिया गया है। और देखिए, सुनील कुमार मंत्री वो भी नीतीश कुमार के साथ मौजूद है। पूर्वी चंपारण की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अवनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। अवनीश, क्या लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण के केसरिया पहुंचे हैं और यहीं पर उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है सुंदरापुर पंचायत में, यहाँ पर विद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए, ये विद्यालय काफी
हाईटेक है। यहाँ पर जो है स्मार्ट क्लासेज और जो स्मार्ट लैब की यहाँ व्यवस्था की गई है। तो स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान ही ये तय किया गया था कि ये जब आएंगे तो इसी स्कूल के प्रांगण में कार्यक्रम भी रखा गया है और यहाँ पर कई योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंपारण वासियों को देंगे। लगभग 200 करोड़ से ज्यादा रुपए की योजनाओं का लाभ जो है वो चंपारण वासियों को मिलेगा, जिसमें जो स्कूल प्रांगण में ही खेल मैदान है उसका उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उसके बाद बास्केट बॉल की का जो मैदान है कोर्ट है उसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर इसी कैंपस में तालाब का जीर्णोद्धार हुआ है उसका भी जो है उद्घाटन करेंगे और उस तालाब में जीविका दीदियों के द्वारा जो है वो मछली का बीज उसमें डाला जाएगा। तो कई योजनाएं हैं। खासतौर पर पूर्वी चंपारण वासी इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब चंपारण पहुंचे तो चंपारण वासियों को फायदा हो और वो दिख भी रहा है। 200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लाभ जो है वो लोगों को मिलेगा। अभी फिलहाल जो तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी विद्यालय के कैंपस में पहुंचे हैं और परिसर में जो शिक्षक हैं, जो छात्र हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों ने भी एक तरह से विधायक के माध्यम से ये डिमांड रखी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आए तो वे भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करें और इसी को लेकर जो कार्यक्रम तय हुआ था उसी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर जीविका दीदियों का स्टॉल भी लगा है। उन स्टॉल का भी निरीक्षण करेंगे, योजना का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे और इसी को लेकर लोग उत्साहित हैं। खासतौर पर चंपारण वासी उत्साहित हैं और स्थानीय जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान में जो जिला के अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी है। मुख्यमंत्री जी लगातार जो योजनाएं लागू करते हैं उसकी मॉनिटरिंग सही समय पे हो, वो सही समय पे उस योजना का लाभ लोगों को मिले, इसकी पूरी कोशिश उनकी रहती है और इसीलिए जब वो पहुंचे हैं तो स्कूल कैंपस में जो योजना का बना है, खासतौर पे जो मैदान बना है, जो बड़ा जो है कोर्ट बना है, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और जो ट्रैक बना है छात्रों के लिए, उसका जो है वो उद्घाटन करने के लिए वो जा रहे हैं। तो सभी छात्र उत्साहित हैं, स्थानीय लोगों की भी उत्साह है कि जिस तरह से योजना को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार चिंतित रहते हैं, लगातार उनकी कोशिश रहती है कि सही समय पर योजना पूरा हो, योजना का लाभ लोगों को मिले, उसी को लेकर लगातार वो मॉनिटरिंग भी करते हैं और इसलिए जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि कैसे समय पे योजना लागू हो, उसका लाभ मिले। और जो तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, लगातार जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें नीतीश कुमार लोगों से अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो वो उद्घाटन उन्होंने किया है, ये जो कैंपस में बना है बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, उसका उद्घाटन उन्होंने किया है। यहीं पर जो है कुआं का जीर्णोद्धार हुआ है जल जीवन हरियाली योजना के तहत, उस कुएं का भी लोकार्पण जो है वो करेंगे और उसके बाद तालाब भी इसी कैंपस में तालाब और कुआं भी बनाया गया है, उसका भी लोकार्पण जो है वो करेंगे। तो कई योजना, लगभग 200 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का लाभ जो है वो जो है चंपारण वासियों को मिलेगा और इसी को लेकर खिलाड़ी भी उत्साहित हैं, क्योंकि यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट बनाया गया है। खिलाड़ी खेल भी रहे हैं तो खिलाड़ियों से जिनकी मुलाकात होगी, खिलाड़ी से बात भी करेंगे, दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे हैं। देखिए यहाँ के जो अधिकारी हैं, खासतौर पर जो विशेष तौर पर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, शिवसत कपिल, जो पूर्व में यहाँ के डीएम भी रह चुके हैं, उनको वो दिशा निर्देश दे रहे हैं। जो यहाँ के जिला के प्रभारी मंत्री हैं सुनील कुमार, उनसे भी वो फीडबैक ले रहे हैं। तो तमाम अधिकारियों से फीडबैक लेने के साथ साथ दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं। तो काफी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ अब चंपारण वासियों को मिलेगा, जिसमें जो है आरओबी का भी उद्घाटन करेंगे। कचहरी चौक पे जो आरओबी है उसका भी उद्घाटन करना तय हुआ है। तो कई कार्यक्रम है। प्रथम कार्यक्रम के तहत वो केसरिया के सुंदरापुर पहुंचे हैं, जहाँ पर वो योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, कैसे लोगों को इसका लाभ मिले, इसकी पूरी व्यवस्था करवा रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। जिनका दीदियों से भी ये मुलाकात करेंगे तो अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के साथ साथ जो समीक्षा भी करते हैं, खासतौर पर जो योजना लागू होता है, जो भी योजना समय पे पूरा हो, इसको लेकर वो दिशा निर्देश देते हैं, कैसे उसका क्रियान्वयन हो रहा है उसकी पूरी जानकारी वो लेते हैं। इसी के तहत वो प्रथम कार्यक्रम में वो पहुंचे हैं केसरिया, तो इसके बाद वो सुगौली जाएंगे। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तालाब के पास जो है वो पहुंच रहे हैं और यहीं पर जीविका दीदियों के माध्यम से जो है मछली के बीज का जो है वो जो है उस तालाब में डाला जाएगा। तो कई योजनाएं हैं जिसका लाभ जो है लोगों को मिलेगा और उसकी योजना की मॉनिटरिंग का क्रियान्वयन पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समय समय तक करते रहते हैं। और इसी के तहत जो प्रगति यात्रा में वो आए हैं तो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, समय पे योजना लागू हो इसकी पूरी व्यवस्था करवा रहे हैं।
जी बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर देखिए कई आज उद्घाटन शिलान्यास किए जाने हैं और जो चीज़ें बनकर तैयार है जिसका उद्घाटन किया जाना है उसका भी निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। उनके साथ अधिकारियों की मौजूदगी है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो चाहे खेल की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, पर्यावरण की बात हो, लगातार हर क्षेत्र में सरकार प्रयासरत है कि कैसे डेवलपमेंट बिहार का हो सके और 300 करोड़ की योजना की सौगात, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सौगात जो है वो चंपारण वासियों के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने जा रहे हैं। चुनावी साल से पहले यह यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है सरकार के लिए भी और साथ ही साथ लोगों के लिए भी, क्योंकि लोगों के लिए भी एक मौका होता है जब वो भी उत्साहित होते हैं कि सरकार उनके द्वार खुद आती है। नीतीश कुमार खुद उनके घर तक पहुंचे हैं, उनके दरवाजे तक पहुंचे हैं और देखिए हमने तस्वीर भी आपको एक दिखाई कि किस तरीके से जो महिलाओं का खास करके हुजूम है वो दिखाई दे रहा था, यानी कि एक झलक पाने को लेकर के महिलाएं काफ़ी बेहद उत्साहित दिखाई दे रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समझते हैं कि महिलाओं के लिए भी काम करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं को लेकर भी नीतीश कुमार उठाते हुए हर वक्त दिखाई देते हैं और महिलाओं का भी जो बड़ा समर्थन है वो नीतीश कुमार को और इस सरकार के लिए मिलता है। तो ये तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर को दिखा रहे हैं अवनीश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अवनीश, 300 करोड़ की यह सौगात बड़ी सौगात है चंपारण वासियों के लिए और इसका सीधा फायदा भी उन तक पहुँचेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए 300 करोड़, लगभग 300 करोड़ रुपए की योजनाओं का लाभ जो है वो चंपारण वासियों को मिलेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए, जिसमें देखिए 114 करोड़ रुपए का उद्घाटन है और 86 करोड़ रुपए का जो है वो शिलान्यास है और ये जो है योजना की राशि जो है वो और बढ़ेगी, क्योंकि समीक्षा बैठक करेंगे और उसमें भी कई घोषणाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में लोग काफी उत्साहित हैं क्योंकि सरकार जनता के द्वार पहुंची है, पूरा मंत्रिमंडल के लोग पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पहुंचे हैं, उनके साथ मंत्री विजय चौधरी हैं, यहाँ के स्थानीय जो मंत्री हैं कृष्ण पासवान, उनकी भी मौजूदगी है, स्थानीय विधायक हैं, कई लोगों की मौजूदगी है और उनकी मौजूदगी में इस योजना का लाभ जो है वो लोगों को मिल रहा है। तो खासतौर पर कोशिश है सरकार की कि लोगों को योजना का लाभ मिले, उसकी मॉनिटरिंग सही समय पे हो, कैसे जो है हर तबका को जिसका लाभ दिया जाए, ये पूरी व्यवस्था जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सुनिश्चित करते हैं और इसी को लेकर जब भी उनकी यात्राएं होती है उन यात्रा के दौरान लोगों से मिलते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, जीविका दीदियों से मुलाकात करते हैं और आपने सही कहा कि आधी आबादी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विशेष ध्यान जरूर रहता है, इसलिए जो भी योजनाएं लागू करते हैं उसकी कुछ जरूर रहती है कि आधी आबादी को इसका सीधे फायदा हो और इसी को लेकर जो जीविका दीदी हैं, ये मुख्यमंत्री उद्घाटन करने के बाद जीविका दीदियों के स्टॉल पे घूम रहे हैं और ये स्टॉल जो है वो लगाया गया है। जीविका दीदियों के द्वारा जो है कई सामग्री भी बनाई गई है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपी भी जाएगी। तो जीविका दीदियां भी उत्साहित है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर, उनसे बात करने को लेकर और इसी को लेकर लगभग जो है काफी संख्या में स्टॉल है, जिसमें कृषि विभाग का स्टॉल, ग्रामीण विकास विभाग का, पशुपालन, मत्स्य का, स्वास्थ्य विभाग का, राजस्व विभाग का, तो कई स्टॉल हैं जिसमें जीविका दीदिया के द्वारा बनाए गए जो सामग्री है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वो जीविका दीदिया सौंपेंगी। तो अब जीविका दीदिया को जो है वो सहायता राशि भी सरकार जो देती है वो भी दी जाएगी, वो देने का काम जो है वो किया जाए। जीविका दीदियों से वो बात कर रहे हैं, जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसमें वो फीडबैक ले रहे हैं, खासतौर पर जो योजना उन्होंने चलाया है उन योजना का लाभ उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसकी भी फीडबैक ले रहे हैं। जो चेक है वो चेक भी जो है जीविका दीदियों को दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपने हाथों से सहायता चेक है वो प्रदान कर रहे हैं। तो आज का दिन बेहद खास है चंपारण वासियों के लिए, क्योंकि चंपारण वासी को बड़ा फायदा जो है वो मिलता दिख रहा है। सरकार उनके द्वार पहुंची है, लगभग 300 करोड़ रुपए की योजनाओं का लाभ जो है वो चंपारण वासियों को मिला है। तो वैसी स्थिति में चंपारण वासी भी उत्साहित है, आज उनका तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। अब प्रगति यात्रा का आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन चंपारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, 2 जगह कार्यक्रम जो है वो तय हुए हैं। पहला कार्यक्रम केसरिया में जो अवनीश कुछ बात भी कर रहे हैं जीविका दीदियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हम चाहेंगे कि अगर वो आवाज आ पा रही है तो भी बातचीत सुनते हैं। याद रखो सब हम लोग का किया तब जाकर के कितनी बड़ी संख्या अब शहर में भी करवा रहे हैं, सब जगह सब नजरा अच्छा है, सब काम बहुत ज्यादा काम याद रखो, बहुत ज्यादा काम
देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बातचीत भी करें जीविका दीदियों के साथ, और जीविका दीदियों ने जो स्टॉल लगाए हैं और खास करके कैसे रोजगार से ये महिलाएं जुड़ रही हैं, कैसे छोटे उद्यम कर रही हैं, कैसे खुद का विकास कर रही है, अपना परिवार चला पा रही हैं, उसका एक उदाहरण जो है महिला सशक्तिकरण का वो दिखाई देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के उनकी सोच जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है, उनका जो विजन है वो समझ में आता है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आज कई बड़ी जो सौगातें हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने जा रहे हैं। तो चाहे वो विद्यालय के खेल भवन की बात करें, खेल मैदान हो, तालाब का कुआं का जीर्णोद्धार हो, कचरा डंपिंग, मनरेगा पार्षद, विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री करने वाले हैं। अवनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, यही महिला सशक्तिकरण का जो उदाहरण है वो नजर आता है। महिलाएं भी किस समर्थन के साथ नीतीश कुमार से जुड़ती हैं, उसकी तस्वीर, उसकी ये बानगी दिखाई आज दे रही है। तो चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे अवनीश से, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर चाहे वो विजय चौधरी हो, सुनील कुमार हो, इन मंत्रियों का जो जत्था है उसके साथ पहुंचे हुए हैं और एक एक स्टॉल को देखिए बड़े ही गहनता से वो देख रहे हैं, उसका जायजा ले रहे हैं। कई जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उसका भी वो निरीक्षण कर रहे हैं। तो बता दें कि इसके साथ साथ सीएम सुगांव से सड़क मार्ग के द्वारा कचहरी गुमटी पर बने आरओबी का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ साथ मजुराहा में धनौती नदी का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसके बाद चलिए अवनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अवनीश, और क्या तस्वीर वहां से थी? अवनीश, अभी नीतीश कुमार जीविका दीदियों के स्टॉल पर मौजूद थे, वहां उनसे बातचीत भी कर रहे थे, और क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थोड़ी देर पहले ही जीविका दीदियों के स्टॉल पहुंचे थे और जीविका दीदियों से बात कर रहे थे। क्या कुछ योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनका लाभ जो है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसका भी फीडबैक ले रहे थे। और अभी थोड़ी देर अब जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ग्रामीण विकास विभाग के स्टॉल पे पहुंचे हैं, जहाँ पर वो ग्रामीण विकास के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है खासतौर पे तमाम लोगों के लिए, उन योजनाओं की भी जानकारी ले रहे हैं कि कौन कौन सी योजना जो है वो चल रही है और उनका लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी पूरी जो है वो जानकारी जो है तमाम जो पदाधिकारी है, जो नोडल पदाधिकारी हैं उनसे वो फीडबैक ले रहे हैं। देखिए कई स्टॉल लगाए गए हैं, ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व भूमि सुधार विभाग, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र का विभाग है, कृषि विभाग का विभाग है, और खासतौर पे जो वैसे किसान जिन्होंने बेहतर जो है वो खेती किया है, जो बेहतर तरीके से जो है नई उत्पादन कर रहे हैं, उनसे भी वो जानकारी ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ये कोशिश होती है कि जब भी जो है वो यात्रा पे निकलते हैं तो लोगों से फीडबैक लेते हैं, खासतौर पे वैसे लोग जिनके लिए योजना चलाई जा रही है या सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, जो सरकार के विभिन्न विभाग के द्वारा जो योजना चलती है उन योजना का लाभ कितना मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है, कहाँ गड़बड़ी है, आखिर अधिकारी उनकी काम को करते हैं या नहीं करते हैं, जो योजना है उसको अधिकारी लागू करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, उसकी पूरी जानकारी जो है लोगों से लेते हैं। तो ये बड़ा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बेहतर पहल हमेशा बेहतर पहल रही है और इसी को लेकर जो है वो यात्रा पे जब निकले हैं तो वो फीडबैक ले रहे हैं। तो आज का दिन खास है, यात्रा का दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही जो है कुछ पूर्वी चंपारण पहुंचे हैं। यहाँ केसरिया जो विधानसभा है उसके अंतर्गत जो है सुंदरापुर पंचायत है, यहीं पर पहुंचे हैं और यहाँ के बाद जो है बिल्कुल अवनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो केसरिया से तस्वीर